तुम लोग अंदाज हुआ कि तुम्हारे ही बारे में, किसी दूसरे से नहीं तुमसे ही बात कर रहा है। ये कह रहा था कि तुम्हारे कंधों पर जगत का भार है। तुमको महसूस हो या नहीं, माइक लगाए हैं, तुम इस बात को समझो या नहीं, लेकिन आज परिस्थिति यही है कि हर नई पीढ़ी के कंधे पर आने वाली आशाओं का भार है। तुम उसको निभाते हो कि नहीं निभाते हो वो एक अलग है। तो जब तुम अपने बारे में ऐसा गीत गाते हो तो अपने बारे में एक नए तरह से देखने की दृष्टि भी मिलती है। अभी पूर्णिमा ने जो बात रखी वो तो सामने, अर्चना ने बात रखी और ये तीन साथी जो यहाँ बैठे थे इन्होंने अपनी अपनी तरह से इस संगठन के बारे में जितना कुछ कहा, उसके बाद मैं क्या कहूँ मुझे कुछ समझ में नहीं लगा, क्योंकि उन लोगों ने सारी बातें इतनी अच्छी तरह से सुनी कि मुझको समझ में आया कि लोग बड़े बड़े हैं। तो बहुत खुशी भी हो रही है मुझको और बहुत सारी यादें भी आती हैं। 30 साल का ये संगठन हुआ तो 30 साल में तो कितनी सारी घटनाएं घटी, कितने सारे साथी मिले, उनमें से कुछ कहीं छूट भी है, कुछ लोग थोड़े किनारे भी हो गए, लेकिन ये संगठन बना हुआ है, चल रहा है और मुझको सबसे खुशी ये है कि इन सब लोगों का जुड़ाव आज भी संगठन से बना हुआ है। जो नए साथी हैं उनके लिए कहता हूँ कि ये जो लड़की अर्चना है, ये छोटी उम्र में हमारे बीच है और धीरे धीरे उनकी शादी हुई। आज हम लोग की कमांडर हमारा शिविर चलता है। अब तुम्हें से कितने लोगों को मालूम है, मुझे मालूम नहीं कि अर्चना जी के श्रीमान जी पीछे बैठे हैं। क्यों मैंने ये कहा कि तुमको ये समझ में आया कि अर्चना अकेले नहीं है, पूरा परिवार इसमें है। दो तीन चार बच्चे हैं छोटे बच्चे, वो ऐसे ही नहीं आए, वो इस संगठन के बच्चे। राम कुमार अपने बच्चे के साथ आए हैं, वो बैठे हैं उनकी पत्नी। प्रशांत अपने बेटे के साथ आए हैं, वो तुम लोगों के बीच में शिवरात्रि है। मनोज अपने बेटे के साथ है। विश्वजीत का परिवार है, पूर्णिमा बैठी है और उन दोनों का बेटा भी यही नहीं होता। तो मैं ऐसे बैठे सोच रहा था कि ये पूरा पूरा परिवार है जो संगठन के साथ है। ऐसा बहुत कम होता है। संगठन में लोग होते हैं लेकिन पूरा परिवार ही हो संगठन में, ऐसा कम है। तो ये संगठन नहीं है, एक परिवार है, एक तरह के विचार से जीने वाला और एक तरह के विचार के लिए रात दिन मेहनत करने वाले लोगों का एक परिवार है। बहुत पहले 1992 में, तुम में से तो बहुत सारे लोग शायद नहीं पैदा भी हुए, लेकिन 92 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई और उसके बाद एक बहुत बड़ा दंगा पूरे देश में हुआ, जिसकी एक बड़ी लपट बम्बई में हुई। मुंबई एक ऐसा शहर है जिसमें सब तरह के लोग रहते हैं,
जाति, धर्म, प्रांत, भाषा सबका मिला जुला रूप एक बम्बई में है। इसलिए उसको कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन शहर है। वो किसी एक धर्म को नहीं मानता है, किसी एक भाषा को नहीं मानता है। ऐसा मिला जुला शहर है जिसमें उत्तेजना फैलाना आसान काम नहीं है, लेकिन ऐसा जबरदस्त दंगा होगा और इस बुरी तरह लोग मारे गए और आगजनी हुई कि हम लोग जो बम्बई में रहते थे हम बिल्कुल दंग रह गए कि क्या होगा। और तब हम जो वो साथी थे बम्बई में, उनके मन में आया कि इसको देखते रहने से काम तो नहीं चलेगा, इसमें उतरना होगा। ये जो आग जलाई गई है, लगाई गई है, इसको बुझाने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि आग को अगर बुझाते नहीं हो तो एक छत से दूसरे छत तक फैलती है। हमारा एक साथी था, उसका नाम था फिरोज मीठी बोलर, मुस्लिम लड़का था। और उस दंगे की शुरुआत के दिनों में मुसलमानों के प्रति जिस तरह की क्रूरता पूरे वसानों में फैली हुई थी, तो मेरी खास निगाह रहती थी कि वो कहीं किसी जगह पर फंस नहीं। लेकिन बम्बई में बहुत बड़ी बस्ती है, स्लम जिसको कहते हैं, उसका नाम है धारावी, जिसकी चर्चा आप हम लोग पढ़ते हुए कि धारावी का विकास हो रहा है। बहुत भयंकर बस्ती है, एशिया में उसका बड़ा स्लम नहीं। उस धारावी में फिरोज मीठी बोलवाला का एक हिंदू दोस्त है। तो फिरोज को अच्छा लगा कि भाई वो किस साल में है, दंगा इस बुरी तरह से क्या हुआ है, मुझको जाकर उसको देखना। वो गिटार बजाता है, गाता भी है, तो अपना गिटार बजाते हुए वो उस आग में से निकलता हुआ उस लड़के को खोज दंगाइयों से सामना भी हुआ उसका, कहाँ जा रहा था वो, कैसे आ गया, उसका नाम क्या था, उसकी हिम्मत देखो या उसकी सादगी देखो कि उसने अपना नाम भी बता दिया कि मेरा नाम फिरोज है, मैं गांधी जी के काम से जुड़ा हुआ रहता हूँ और मैं इस लड़के को जो अपना दोस्त था उसका उससे मिलने आया हूँ, देखने के लिए उसका क्या है। तो जो लोग थे सामने वो लोग भी हतप्रभ हो गए कि भाई बेवकूफ़ है या पागल है, कौन है। ऐसे समय में ये आदमी बाहर निकल कर आ गया, इसके हाथ में कुछ भी नहीं है, गिटार लिए हुआ, मुस्लिम लड़का है, एक हिंदू लड़के को खोजने आया है कि उसका क्या है। तो होना ये चाहिए था कि उसको मार देना चाहिए, जैसे कई लोग मारे गए। लेकिन इस सिचुएशन में उस लड़के को देख के उन लोगों को भी नहीं लगा कि उसको मार देना। बाद में मैं काफ़ी नाराज भी हुआ कि तुम क्यों गए इस तरह से। लेकिन जब अंधेरा बहुत ज़्यादा होता है ना, तब ऐसे ही पागलपन से विषय जो लोगों को सारा हिसाब किताब लगाते हैं, क्या पाएंगे क्या खोएंगे, होगा कि नहीं होगा, ऐसा होगा कि वैसा होगा, उनसे दुनिया में कभी कोई काम नहीं। काम तो वही लोग कर पाते हैं जो मनोरंजन कर गए अभी, कि जो काम कर जाते हैं उनका ही नाम, वो नहीं मरते कभी जहाँ में काम हो कुछ कर। इसलिए ही तो शहीदों की क्षमा हो जाती है। जो तुम प्रतीक चिन्ह देखते हो राष्ट्रीय वसंत का, यह शहादत का प्रतीक चिन्ह है। अंधेरे में एक बार अपनी पूरी ताकत से चमक जाने लगे। अंधेरा कितना बड़ा है, आसमान कितना फैला हुआ है, समस्याएं कितनी बड़ी हैं, इसका हिसाब नहीं लगा करके अपनी जितनी ताकत है उस ताकत से एक बार टकरा जाना।
ऐसे दिनों के मन में विकलता होती है, वो नौका संगठन है राष्ट्रीय युवा संगठन। तुमको ये विश्वजीत जो है वो जैसा दिखता है खड़े होकर बोलते हुए, उससे बहुत अलग किस्म का आदमी है। इसको खतरे में कूदने में कभी डर नहीं है। वो कितने खतरों से निकलता रहता है और कैसे कैसे खतरों में पहुंच जाता है, इसकी कहानी सुनोगे तो तुमको अपने बारे में सोचना पड़ेगा। तो एक बड़े ही कठिन परिस्थिति में इस संगठन का जन्म हुआ और इस संगठन ने वो चुनौती स्वीकार की कि हम चुपचाप देखते रहने वाले लोग हैं। इसलिए हमारी संख्या मत गिरे, हमारा संकल्प है। 30 साल से इस तरह के लड़के लड़कियों का एक सिलसिला बना हुआ है। प्रेरणा जी कह रही थी ना कि जब पहली बार वो बोलने के लिए खड़ी हुई थी तो बोल नहीं पाई। आज उनको पसीना छूट गया। आत्मकथा पढ़ोगे तो गांधी जी का भी यही हाल है। जब वो कोर्ट में खड़े हुए पहली बार अपना मुकदमा लड़ने के लिए, तो लिखा है उन्होंने कि जीभ जो है वो मुंह में चिपक गई और कपड़े के अंदर पसीने की धार चल रही। हिम्मत ही नहीं होती कि मैं कैसे बोलूँ। वहाँ से जो आदमी शुरू हुआ, वो जब बोलने लगा तो सारी दुनिया चुप होकर करने लगी कि क्या बोलता है। उसके एक एक शब्द लोग नोट करने लगे। तो जिस प्रेरणा को बोलना नहीं हुआ था, वो प्रेरणा आज राष्ट्रीय युवा संगठन की सबसे प्रखर प्रवक्ता है। इसलिए कर रहा हूँ कि इस तरह से हमारे साथियों का विकास हुआ, इस तरह से लोग आगे बढ़े और हमारे बीच में कोई महात्मा नहीं है, हमारे बीच में कोई विनोद भावे नहीं है, कोई जयप्रकाश नहीं है। ये सब लोग अपने अपने संकल्पों से खड़े हुए। इन लोगों का जो कमिटमेंट है, प्रतिबद्धता है चीजों को करने, वो इनके भीतर से ही पैदा होता है। कभी कम होती है, जो बिल्कुल स्वाभाविक है, समझ सकता हूँ उनको। कभी भटकते भी हैं, कभी किनारे भी हो जाते हैं, लेकिन फिर सब आकर यहाँ जुड़ गए। ये जो लड़की सुबह के सोच के वक्त में तुमको गीत सुनाती है, ये अचानक यहाँ नहीं आई। इसके पिताजी संगठन से जुड़े हुए, कुछ समय से थोड़ी दूरी हो गई। अचानक ये शिविर में आई और इसके साथ मैं उनकी बेटी हूँ, तो मुझको लगा कि पूरी धारा फिर बंद करे ना हो गया। तो इससे तुम ये समझ सकते हो कि जिन जिन लोगों को इन विचारों ने छुआ, वो कहीं ना कहीं इसी धारा से जुड़े हुए, इसी के अगल बगल घूमते रहे। अनोखा संगठन हुआ इस तरह से। उस दिन अगर उद्घाटन में विश्वविद्यालय की बात कही और मैं होगी तो इस संगठन का रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। हम सरकार के पास जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर रहे। इस संगठन के पास कोई पैसा भी नहीं है। तुम देखते रहो उसमें सिर्फ जगह मांग के हम अपना शुरू कर रहे। हम लोग के ऑफिस जो है वो वर्धा में है। उस ऑफिस की जैसी बुरी हालत है, वैसे शायद बहुत छोटे छोटे संगठन में उससे अच्छी ऑफिस चल रही है। लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं, हमारे संगठन के पास ऑफिस नहीं है, हमारे संगठन के पास पैसा भी नहीं है, हमारे संगठन के पास लोग संकल्प से जुड़े हुए मजबूत मन के लोग। यही संगठन की सबसे बड़ी ताकत है। तो अगर हमारे बल से दुनिया चल रही है, ऐसा गाना तुम गाते हो,
तो उस गाने के बारे में ईमानदार भी तो होना पड़ता है। तो सिर्फ नारेबाजी नहीं है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं है, जितनी बड़ी बातें करते हैं उसके सामने उतना ही बड़ा प्रयास भी करने की कोशिश करते हैं। सफल होते हैं तो संगठन सफल होता है, विफल होते हैं तो संगठन विफल होता है। यानी एक ऐसा संगठन है जिसका श्रेय भी तुम्हारा है, जिसकी विफलता भी तुम्हारी है। इसके पीछे कोई बड़ा आदमी नहीं बैठा है जो डोरी खींच रहा है, ये किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ नहीं। इसलिए राजनीतिक दलों की जितनी सीमाएं होती हैं वो राष्ट्रीय युवा संगठन पर लागू है। ये राष्ट्रीय है, यानी देश से छोटी किसी कल्पना में हम विश्वास नहीं करते कि बंगाली है, वो पंजाबी है, गुजराती है, ये तो भौगोलिक चीज़ें बनी हुई हैं पहचान से। इसीलिए हम भी कहते हैं कि इतने राज्य के लोग यहाँ आए, लेकिन हमारी नज़र में ये राज्य नहीं है, ये हिंदुस्तान है। तो हम न धर्म को मानते हैं, धार्मिक विभेदों को नहीं मानते हैं, हम लड़के लड़कियों के बीच के भेद को भी नहीं मानते। इसलिए कोशिश करते हैं कि हमारे शिविर का संचालन इस तरह से हो कि तुम सब लोग एक दूसरे की भूमिका समझ सको। खाना बनाने लड़कों को क्यों नहीं आना चाहिए प्रेरणा एक दूसरे की? तो हम देखते हैं कि हम अपने शिविर की दिनचर्या ऐसी बनाते हैं कि जितने काम लड़के करते हैं वो सारे काम लड़कियां करती हैं, और जितनी काम लड़कियां करती हैं वो सारे काम लड़कों को भी करना है। हम बैठने में कोई भेदभाव नहीं करते हैं कि एक तरफ लड़के बैठेंगे, एक तरफ लड़कियां बैठेंगी, क्योंकि हम मानते हैं कि भगवान ने ही जो भेदभाव नहीं किया, एक ही घर में लड़के लड़कियां दोनों पैदा करते हैं। उसको खतरा लगता है तो कहता है कि कुछ घर होंगे जहाँ लड़के ही पैदा होंगे, कुछ घर होंगे जहाँ लड़कियाँ ही पैदा होंगी। नहीं, उसने कहा सब एक साथ नहीं पैदा होते। तो जो भेदभाव वहाँ नहीं है वो भेदभाव यहाँ क्यों नहीं है? और ये इसलिए जरूरी है कि इसी में से एक स्वस्थ संबंध बनते हैं। जितने ज़्यादा तुम एक दूसरे से परिचित होते हो उतने ज़्यादा अच्छे संबंध बनते हैं, उतना ज़्यादा एक दूसरे का सम्मान करने की भावना होती है। दूरियां हमेशा आदमी को अलगाव की तरफ ले जाती है। तो एक सांस्कृतिक सोच, एक सामाजिक सोच, एक अलग तरह की राजनीति को समझने और लाने की कोशिश करने वाले लोग, जब हम कहते हैं कि हम राजनीतिक दल में नहीं हैं, पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी कोई पॉलिटिकल सोच नहीं है। हम राजनीतिक समझ रखते हैं, हम एक वैकल्पिक राजनीति का सपना भी करते हैं और उस सपने को साकार करने की कोशिश में अपने प्रयोग भी करते हैं। और हम जानते हैं कि प्रयोग लंबे समय के बाद कहीं सफल होता है। पहली कोशिश में कोई एवरेस्ट पर नहीं चढ़ जाते, लाखों कदम नीचे से चलते हैं तो चलते हुए हम चोटी पर पहुँचते हैं। सामाजिक क्रांति भी ऐसे ही चलती है। तो ये 7 दिन का शिविर तो कल खत्म हो जाएगा। अगर तुम सिर्फ इतना ही करके आए कि तुमने हमको 7 दिन दे दिया तो बहुत गरीब आदमी है। ऐसे गरीब नौजवानों से कुछ भी होने वाला नहीं। ये 7 दिन अगर तुमको ये संकल्प दे सके कि ये जीवन में ये 7 दिन हमारे बने रहेंगे, भले हम कुछ और भी करने लगे हैं, पढ़ाई में जुट जाए हैं, लेकिन कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसके जीवन का 24 घंटा एक ही काम में लगा। अगर तुम ईमानदार हो अपने बारे में, अपने विचारों के बारे में, तो तुम हमेशा देखते रहोगे कि किस समय क्या तुम्हें निकलता है कि मैं इस काम को मजबूत बनाने लगा। तो ये ज्ञानेश्वर कह रहा था कि 5 लोग जहाँ इकट्ठे होते हैं वहाँ हमारी इकाई है। 5 लड़के एक जगह इकट्ठा कर देना, 5 लड़के लड़कियाँ, और राष्ट्रीय युवा संगठन की इकाई खड़ी कर देना, ये बहुत आसान काम है।
तुम जैसे ही ऐसा करते हो तुम इस संगठन के इस बड़े इतिहास के साथ जुड़ जाते हो। वो सारी विरासत तुम्हारी भी हो जाती है जो 30 सालों में संगठन को बढ़ी है। तो ये शिविर को आयोजित करने का उद्देश्य ये है कि ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तुम साथ में रहकर देखो, उन साथियों के को भी देखो जो इस संगठन को खड़ा करने में लगे हुए हैं, उनका जीवन देखो, उनकी बातें सुनो, उनको नज़दीक से पहचानो और तुमको लगे कि ये लोग हैं जिनके साथ अपनी दोस्ती बनानी चाहिए। तो तुमको खुला आमंत्रण है कि राष्ट्रवाद संगठन के साथ अपनी दोस्ती बनाओ। इसलिए बनाओ कि तुम नौजवान हो ये साबित हो सके। जो बने बनाए रास्तों पर चलते हैं वो नौजवान नहीं, वो भीड़ है। जो नए रास्ते तलाश लेते हैं, उस दिशा में चल पड़ते हैं और लोगों को आकर्षित करते हैं, वो लोग नया चाहते हैं। तो ये मोहनदास करमचंद गांधी नाम का जो आदमी था, इसकी कितनी उम्र थी जब दक्षिण अफ्रीका गया था मालूम है? 22 साल का था। इंग्लैंड से पढ़कर आया था और भारत में ज़्यादा कुछ वकालत वकालत चली नहीं। अचानक मौका मिल गया कि दक्षिण अफ्रीका में जाने का, वहाँ चला गया। एक ऐसे देश में जिसमें न उसका कोई अपना था, न भाषा उसके पास थी, न धर्म उसका था, न समाज उसका था। एक अजनबी जगह पर कमाई करने 22 साल का नौजवान लड़का पहुँचता है। हम तुम सब में से कोई भी हो सकता और वहाँ पहुँचकर नौकरी कर रहा है, वकालत करता है, पैसे कमाता है, अपना परिवार चलाता है। और उसी समय एक घटना घट जाती है, उसके रंग निकलता है। उसको लगता है कि मैं इंसान हूँ, ये मानने से ही ये लोग इनकार कर रहे हैं क्योंकि मेरा रंग काला है। ये अपमान को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसे अपमान के साथ कोई जी कैसे हो? वो कहानी कहता नहीं, वो लंबी हो जाएगी, लेकिन जब वो फर्स्ट क्लास के डब्बे में बैठा है और टीसी आकर उससे कहता है कि तुम इसमें क्यों बैठे हो, तुम तो काले हो, तुम्हारा तो डब्बा पीछे लगा हुआ है। तो इंग्लैंड से पढ़ा हुआ लड़का अपना टिकट निकाल कर दिखाता है कि मेरे पास फर्स्ट क्लास का टिकट है, इसलिए मैं इस टिकट में बैठा हूँ। तो टीसी उसके हाथ से खींच लेता है। कहता है सो क्या मतलब, टिकट खरीदने से क्या होता है? तुमको इस देश का नियम नहीं मालूम है? टिकट लेकर के भी तुम फर्स्ट क्लास में नहीं बैठ सकते। तो घटना तो घट गई। जिन लोगों के बुलावे पर वहाँ गए थे, उन लोगों को दूसरे दिन वो बता रहे हैं कि कितना अपमान हुआ है। तो जो अब्दुल्ला एंड कंपनी है, उसके जो बड़े लोग हैं, उनको समझाते हैं कि इसमें क्या अपमान हुआ है, तो हमारा रोज होता रहता है। हम लोग तो इसी तरह जीते हैं। अपना क्या है, कमाने खाने आए हैं, परिवार के लिए पैसा जमा कर रहे हैं, अपमान तो करते ही रहते हैं। तो कहते हैं कि इस अपमान में जीना चाहिए क्या? इस अपमान को तो चुनौती देनी चाहिए। कौन कह रहा है? 25 साल का लड़का। तुम उस लड़के के भीतर की ताकत को समझो। कहता है कि नहीं, मैं तो ये बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। उस टीसी ने मुझसे कहा था 100 वाट, क्या मतलब? टिकट तो है। उसके 100 वाट का हमको जवाब दिया। मैं उसको बताना चाहता हूँ कि टिकट का मतलब क्या है, और यहाँ से वो लड़ाई खड़ी करते हैं। हम लोगों को गांधी जी हमेशा एक बूढ़े आदमी के लिए लेकिन उन्होंने भी बूढ़े गांधी का फोटो लगाया। लेकिन ये कहानी 22 साल के लड़के से शुरू होती है। ठीक हमारी तुम्हारी उम्र का, हमारी तुम्हारी तरह ही अपने कैरियर के लिए काम करने वाले, लेकिन इतना सावधान ज़रूर है वो कि वो फ़र्क समझता है कि कैरियर बनाने में और अपनी प्रतिष्ठा गंवाने में फ़र्क होता है। और फिर एक ऐसी लड़ाई खड़ी कर देता है, एक ऐसा हथियार खोज देता है जो मनुष्य जाति के पास पहले था ही नहीं। कोई जानता ही नहीं था कैसी भी लड़ाई हो सकती।
वैसी लड़ाई खड़ी हुई। यहीं पर कहानी रुकती नहीं है। जब 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं गांधी जी, तो उनके पास कुछ भी नहीं है, भारत से बहुत परिचय भी नहीं, क्योंकि पढ़ाई तो इंग्लैंड में हुई थी। लौट कर भारत आया और तुरंत दक्षिण अफ्रीका चलेगा और फिर 20 साल तक दक्षिण अफ्रीका में रहा। तो भारत को बहुत जानते मानते थे, लेकिन लौटे हैं ये सोच करके कि अब हो गया जो दक्षिण अफ्रीका में करना था, अब तो अपने देश की आज़ादी का काम। अकेला आदमी क्या काम करेगा? उनको अपनी फौज बनानी है, अपने साथी इकट्ठे करने हैं, उनको भी कोई राष्ट्रीय युवा संगठन बनाने की जरूरत है। अपनी तरह से सोचने वाले लोगों को जमा करना। ये कहाँ से शुरू हुआ होगा, तुम सोचो। भारत में आकर के पहला काम जो उन्होंने किया वो चंपारण में किया। बिहार के साथियों को अगर छोड़ दूं तो बाकी सब लोगों को मालूम है चंपारण क्या चीज है। बिहार का एक बहुत ही इंटीरियर का इलाका है जिसको चंपारण है। वहाँ एक किसान उनको बुला कर गए, न उस जगह को गांधी जी जानते हैं, न वहाँ की भाषा जानते हैं, न किसी को पहचानते हैं। बस उस किसान ने कहा कि भाई वहाँ बहुत अत्याचार हो रहा है, तो चलो मैं देखता हूँ। अच्छा, रास्ते में एक जगह पड़ती है मुजफ्फरपुर, जहाँ पर जाकर के ट्रेन बदलनी पड़ती है और बदल कर चंपारण जाना। वहाँ रात भर रुकना है। मुजफ्फरपुर को जानते भी नहीं है, मुजफ्फरपुर में कौन है ये भी नहीं है। लेकिन इस आदमी की एक विशेषता ये है कि जिनसे मिलता है उनका नाम डायरी में लिखता है ना। हर कोई अपने अपने तरीके से तो नाम लिख लिया, जगह लिख लिया, तो अपनी डायरी खोलते हैं, देखते हैं मुजफ्फरपुर में एक नाम लिखा हुआ है आचार्य के पुरानी। आचार्य के पुरानी एक बड़े प्रोफेसर थे, इतिहास पढ़ाते थे। उसी मुजफ्फरपुर शहर में कॉलेज था जिसमें वो पढ़ाते थे। कहीं मिले होंगे कांग्रेस वगैरह के काम में, तो उनका नाम लिखा, तो उनको एक कार्ड कर दिया, इतनी तारीख को मुजफ्फरपुर पहुँच रहा हूँ, रात आपके साथ बिताना चाहते हो। फिर राजेंद्र को कार्ड मिला, वो उनको लेने स्टेशन चले गए, उनको लेकर अपने घर आ गए। प्रोफेसर थे, इतिहास पढ़ाते थे, इसीलिए अपने इतिहास के डिपार्टमेंट के लड़कों को उन्होंने कहा कि भाई एक आदमी कल आ रहा है, दक्षिण अफ्रीका में कुछ बड़ा काम करके लौटा है, तुम लोग अगर उससे मिलना चाहते हो तो घर आ जाओ। तो लड़के लोग घर आ गए, रात में बैठ कर बातचीत हो रही है। गांधी जी उनको समझा रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका में क्या क्या हुआ, क्या किया मैंने, और वहाँ मुझको एक हथियार मिला है जिसको मैं सत्याग्रह कहता हूँ। सत्याग्रह क्या होता है ये बताया उन्होंने। वहाँ मैंने उस हथियार का इस्तेमाल करके थोड़ी सफलता मिली है। मैं सोच रहा हूँ कि भारत की आज़ादी की लड़ाई में भी उस हथियार का इस्तेमाल करना चाहिए। अब लड़के लोग तो सुन रहे हैं उनकी बात, लेकिन जो प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं कृपलानी जी, उनको ये बड़ा मुश्किल हो रहा है समझना। तो उन्होंने कहा सुनिए गांधी जी, ये लड़कों को जो आप कह रहे हैं वो तो ठीक सुना दीजिए कहानी, लेकिन मैं तो इतिहास पढ़ाता हूँ, दुनिया भर का इतिहास पढ़ाता हूँ। दुनिया भर के इतिहास में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि अहिंसा से कोई आज़ादी पाई जा सकती। जो इतिहास में कभी हुआ ही नहीं वैसी बात आप कर रहे हैं। तो गांधी जी ने कहा प्रोफेसर तुम लोग इतिहास पढ़ाते हो, कुछ लोग इतिहास बनाते हैं, जब इतिहास बन जाता है तो तुम्हारे जैसे लोग इतिहास पढ़ाते हैं। इस समय गांधी जी की उम्र है 37 साल। तो 22 साल की जो कहानी दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुई थी, वो 37 साल में यहाँ पहुँच कर कहती है कि इतिहास बनाना पड़ता है।
जो बना बनाया है उसको पढ़ाते रहने से कुछ नहीं होगा। और फिर एक नया इतिहास चंपारण में बनाया, जहाँ से भारत में सत्याग्रह की शुरुआत हुई। और यहाँ अपने सिपाही कैसे बनाए गए? कहाँ भाषा भी नहीं जानते, वहाँ की भाषा उनको मालूम नहीं है। हिंदी भी थोड़ी बहुत जानते हैं, गुजराती आदमी हैं और विदेश में पढ़े हैं तो अंग्रेजी जानते हैं, गुजराती जानते हैं, हिंदी भी बहुत मुश्किल से जानते हैं। और वहाँ जो लोकल बोली जाती है भाषा हो तो उनको मालूम ही नहीं। तो जब सब लोग उनकी मदद करने के लिए वकील लोग आते हैं बिहार के, तो उनसे कहते हैं आपकी वकालत की उसको ज़रूरत नहीं है, मेरा ट्रांसलेटर बन सकते हैं तो आइए। ये लोग क्या कहते हैं मैं समझ ही नहीं पाता। तो इनके साथ बैठिए और इनकी बात मुझको समझाइए। दुनिया में ऐसी कौन सी क्रांति हुई है जिसको करने वाले नेता को उसकी भाषा भी नहीं। इस तरह से वहाँ काम शुरू हुआ। खबर अखबार में छपती थी थोड़ी बहुत, तो कहीं छपी कि भाई दक्षिण अफ्रीका से आया हुआ एक आदमी चंपारण में स्कूल खोल रहा है, शिक्षा का काम कर रहा है। वो खबर पढ़ी महाराष्ट्र के गांव के एक लड़के ने अखबार, उसका नाम था पुंडलिक कातगड़े, होगा तुम दिनों की तरह कोई 18-17 साल का लड़का। उसने खबर पढ़ी, उसको मजा आया, कह रहे तुम एक आदमी कुछ काम कर रहे हैं, तो तुम लोग आज जैसे मैसेज भेजते रहते हो, उस समय तो सब कुछ था नहीं। तो उसने एक पोस्ट कार्ड लिख दिया, गांधी जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सफल हो। बड़े आदमी को पत्र लिखने में खुशी होती है ना, बड़े लोगों को चिट्ठी लिख देते हैं। तो उसने भी चिट्ठी लिख दी। 10 दिन के बाद एक दूसरा पोस्ट कार्ड आया, उसमें लिखा था कातगड़े तुम्हारा पत्र मिला, चंपारण आ जाओ, मौका। वो बेचारा एकदम हैरान रह गया लड़का, उसने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होने वाला है। तो ये पागल आदमी है, बिल्कुल उनको जानता भी नहीं है और कर रहा है चंपारण जाओ, चंपारण कहाँ ये भी नहीं जानता। इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाया जाए? तो उसने फिर एक चिट्ठी लिखी, उसने लिखा चंपारण कहाँ ये भी नहीं जानता हूँ, हिंदी भाषा भी नहीं जानता हूँ, मैं मराठी आदमी हूँ, इसी चंपारण के क्या करूँगा। उसने अपनी तरफ से कहानी खत्म कर दी। लेकिन 15-20 दिन के बाद एक दूसरा कमाल हो गया कि एक आदमी पहुंचा उसके गांव में और वो पूछ रहा था सबसे कि भाई कातगड़े कहाँ है। तो उससे पूछते उसके यहाँ पहुँच गया तो कातगड़े मिला, तो तुम ही कातगड़े हो? तो हाँ मैं ही हूँ। तुमने गांधी जी को चिट्ठी लिखी? तो हाँ मैंने लिखी। तो बोले देखो मुझको गांधी जी ने भेजा है तुमको हिंदी सिखाने के लिए। एक आदमी को भेज दिया कि जाओ उसको हिंदी सिखा। एक लड़का अनजान, क्या करेगा मालूम भी नहीं, लेकिन वो अपने सिपाही खोज रहे हैं, कैसे बनाऊंगा सिपाही। वहाँ से उस लड़के को भेजा कि जाकर उसको हिंदी सिखा। उस लड़के को महीने 1.5 महीने में हिंदी सिखा दी। ईमानदार लड़का था, उसने गांधी जी को फिर एक पोस्ट कार्ड दिया, हिंदी सीख लिया, अब क्या करूँ? फिर गांधी जी ने एक लाइन का जवाब दिया, सीधे चंपारण आ जाओ। लड़का चंपारण भी आ गया। गांधी जी उन दिनों में स्कूल खोल रहे थे क्योंकि पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो देखते लोग हैरान थे कि जगह लड़के रहते कैसे हैं जिनके एक छोटा सा स्कूल भी नहीं, तो पहले स्कूल बनाना था। स्कूल खोल रहे थे। तो गांधी जी का स्कूल क्या था, एक झोपड़ी थी जिसमें बोर्ड लगा दिया स्कूल हो गया। तो जिस दिन कातगड़े महाशय पहुँचे गांधी जी के पास, गांधी जी एक नए स्कूल का उद्घाटन कर रहे। तो किसी ने आकर उनको कान में कहा कि कातगड़े आ गया। तो बोले अच्छा आ गया, देखो भाई ये जो स्कूल बन रहा है कातगड़े इसका प्रिंसिपल है। अब वो कातगड़े तो एकदम बेचारा हैरान रह गया कि क्या हो गया। गांधी जी ने उनको प्रिंसिपल बना दिया। अब वो देख रहा है कि न तो स्कूल में ब्लैक बोर्ड है, न चौक है, न किताब है, न कॉपी है, कुछ नहीं है, और इन्होंने हमको प्रिंसिपल बना दिया। तो गए गांधी जी के सेक्रेटरी जो थे महादेव से, उनसे पूछा कि भाई क्या करें, किताब उतार तो मिले? तो बोले भाई सीधे जाके
उन्हीं से बात करो, उन्होंने ही प्रिंसिपल बनाया है, वही तुमको जवाब देंगे, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। तब काटगड़े गांधी जी के पास गए और पूछा कि मैं क्या करूँ, उसको कुछ नोटबुक कुछ पेंसिल वेंसिल से मिले, तो बोले तुमको किसने कहा कि ये पढ़ाई यहाँ पढ़ाई, तुम जवाब पर ध्यान दो, क्या कहना है। मैं कहा किसने तुमको कहा कि इस स्कूल में किताब पढ़ानी है। देखो काटगड़े इस स्कूल में एक ही चीज़ पढ़ानी है, उसका नाम है भय मुक्ति। मैं जब से आया हूँ चंपारण में लोग इतने डरे हुए हैं कि कोई मेरे पास आता भी नहीं है। जिनकी तकलीफ देखने के लिए मैं आया हूँ वो लोग भी मुझसे कटे हुए हैं। उनको डर लगता है मेरे पास आएंगे तो अंग्रेज देख लेगा और मुसीबत कर देगा। इस भय को दूर करें। कैसे करोगे? तो वो भी रास्ता बता देते हैं। वो कहते हैं यहाँ के बच्चों को जमा करो, उनको गीत गाना सिखाओ और शाम में गीत गाते हुए पूरे गांव में बच्चे घूमेंगे, लौट कर स्कूल में जाएंगे, उस दिन की कक्षा पूरी होगी। तुम लोग गाते हो ना गीत? देखो जगह जगह हम लोग राष्ट्रीय युवा संगठन में गीत गाते हैं। ये गीत वैसे ही नहीं है, इन गीतों में मतलब लिखा हुआ है, मतलब छिपा हुआ है, खोजोगे तो दुनिया दिखेगी। काटगड़े ने उस दिन से यही काम किया। अगर चंपारण का इतिहास पढ़ोगे तो उसमें एक पूरा चैप्टर काटगड़े के ऊपर है, तो उसने कितना बड़ा काम किया, कैसे उसने लोगों को ऑर्गेनाइज किया, कैसे खड़ा किया। गांधी जी के असली सिपाहियों में एक सिपाही काटगड़े। इस तरह उन्होंने अपने लोग बनाए, गढ़े। तो जिसको कोई काम करना होता है वो साधन भी जुटाता है, उपकरण भी तैयार कर देता है, लक्ष्य भी उसके सामने है। राष्ट्रीय युवा संगठन ऐसे लोगों का संगठन है जिसके शिविर में आप लोग 7 दिन बिताने आए, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। लेकिन अगर 7 दिन की एक पिकनिक थी तो मुझको तुम लोगों के साथ अफसोस हो। अगर तुम लोगों ने 7 दिन में ये समझा कि अपने जीवन में अब एक नई चीज दाखिल हुई है जिसको भी साथ में लेकर चलेंगे, तो ये सबक है। तुम सब लोग जो यहाँ से लौट कर अपनी अपनी जगह पर जाओगे, उन जगहों पर अगर तुम लोग इस शिविर की बात चलाओगे तो एक साथ हम लोग 50 शिविर चला सकते हैं। तो तुम लोगों के भविष्य में इस तरह की कोई कोशिश हो, इसकी आशा के साथ तुम सब लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।